Good morning, student. Today we will discuss the fundamental unit of life. Today we discuss the chapter the fundamental unit of life. The fundamental unit of life is a cell. What is cell? Cell is a structural and functional unit of all living organisms. Who discovered cells? Robert Hooke discovered cells in thin slice of cork in 1665. What is the component of cells? Cell is the component cell membrane, cytoplasm, nucleus. Cell membrane is also called the plasma membrane and cell membrane. What is cell membrane? Cell membrane है, it is outer covering. Cell membrane क्या है बेटा? Outer covering है cell की, then separate the content. अब ये क्या करती है? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से हमारा जो सेल का कंटेंट है, सेल का जो मटेरियल है, उसको सेपरेट करती है. नेक्स्ट क्या है? इट अलाउ द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल. ये क्या करती है? कुछ मटेरियल को एंट्री एंड एग्जिट, आने और जाने की परमिशन देती है. सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल, कि सेल के अंदर कुछ मटेरियल आ सकते हैं. इट आल्सो प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल, और कुछ मटेरियल का मूवमेंट को रोकती भी है. और किसकी बनी होती है? इट इज़ कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन. किसकी बनी होती है? कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन. किसकी बनी होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लिपिड एंड प्रोटीन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आल्सो नोन एज द सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. यस. नेक्स्ट कंटेंट इज साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म क्या होता है? इट इज ए जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन. क्या होता है कि एक जेली लाइक सब्सटेंस है जो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में. और इस साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारी सेल ऑर्गेनील होती हैं. सेल ऑर्गेनील लाइक एज माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, राइबोसोम्स, वैक्यूल, प्लास्टिड, बहुत सारी सेल ऑर्गेनील्स होती हैं. सेल ऑर्गेनील क्या होती है? स्पेशल सेल लाइक स्ट्रक्चर्स. कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर होती हैं जो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होती हैं. बिना सेल ऑर्गेनील के, क्या कहा? विदाउट सेल ऑर्गेनील साइटोप्लाज्म इज नोन एज साइटोसोल्स. विदाउट सेल ऑर्गेनील को हम साइटोप्लाज्म को क्या कहेंगे? साइटोसोल्स. ठीक है. नेक्स्ट है न्यूक्लियस. न्यूक्लियस क्या होता है? ये एक डोट या स्फीयर लाइक स्ट्रक्चर होती है जो न्यूक्लियस जो सेल के अंदर प्रेजेंट होती है. इट कंटेन क्रोमोजोम. इसके अंदर क्या होते हैं? क्रोमोजोम. क्रोमोजोम क्या होते हैं? जो इन्फॉर्मेशंस को कैरी, सूचनाओं को कैरी करते हैं या कैरेक्टर्स को कैरी करते हैं फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग. क्रोमोजोम किसके बने होते हैं? डीएनए एंड प्रोटीन. किसके बने होते हैं क्रोमोजोम्स? डीएनए प्रोटीन. अब क्या होता है? जब ऑफस्प्रिंग की फॉर्मेशन होता है तो डीएनए की कॉपी बनती है. तो डीएनए की कॉपी बनती है, इट मीन्स डीएनए पर क्या होते हैं? कैरेक्टर्स होते हैं. हमारे जो पेरेंट्स के कैरेक्टर हैं वो हमारे अंदर इन्हीं क्रोमोजोम्स के थ्रू आते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्या आता है? इट कंट्रोल. ये क्या करती है? हमारी जितनी भी, कौन? न्यूक्लियस, जितनी भी सेल एक्टिविटी हैं उन सबको एक्टिवेट करती है. इट कंट्रोल. इट कंट्रोल ऑल सेल एक्टिविटी. भाई सेल के अंदर जो भी एक्टिविटी होती है उन सबको कंट्रोलिंग सेंटर कौन होता है? न्यूक्लियस. ठीक है. अब द नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा प्रोटोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म क्या होता है बेटा? ये न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों को मिलाकर बनाया जाता है. यानी न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को हमने कलेक्टिवली क्या बोल दिया? प्रोटोप्लाज्म. न्यूक्लियस एंड प्रोटोप्लाज्म, सॉरी, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म कलेक्टिवली कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म. इस ये टर्म किसने दी थी? जे.ई. प्रुनकेस इन 1839. अब आता है न्यूक्लियस. न्यूक्लियस हमने पढ़ लिया कि भाई एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर क्रोमोजोम्स होते हैं. क्रोमोजोम्स, लेकिन 1831 में रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट ने उसको न्यूक्लियस को डिस्कवर्ड किया था सेल के अंदर. कह रहा है कि अब आता है नेक्स्ट हमारा टॉपिक ऑन द बेसिस ऑफ सेल. यानी सेल के बेस पर, नंबर ऑफ सेल्स के बेस पर ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर दिया दो टाइप में. कौन कौन सी दो टाइप? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. देखो नाम से ही पता चल रहा है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मीन्स इट मेड अप ऑफ ओनली वन सेल्स. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मीन्स मल्टी. मल्टी का मतलब बहुत सारे, यानी एक ऑर्गेनिज्म बहुत सारी सेल से मिलकर बना होता है. अब आता है फर्स्ट, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर दोज ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ वन सेल. क्या कहा? विच आर मेड अप ऑफ वन सेल्स. एग्जाम्पल हमने पहले भी पढ़ लिया है, अमीबा. अमीबा क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है. नेक्स्ट है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? आर दोज ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल.
जो एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं। एग्जाम्पल क्या दिया, एनिमल एंड ह्यूमन। ठीक है, नेक्स्ट है, हाँ समझ में आ गया ना, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। नाम से ही पता चला है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो किसके बने होते हैं, मेड अप ऑफ वन सेल्स। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल्स। अब बेसिकली ऑर्गेनिजम्स को हमने दो टाइप में, ऑर्गेनिजम्स होते हैं दो टाइप के, कौन कौन से, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं बेटा, प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, जिनके चारों तरफ न्यूक्लियस तो होता है लेकिन न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो प्रोकैरियोट्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स हुज सेल, जिसकी सेल्स लैक ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। इट मीन्स वेल डिफाइंड न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। जिसका एग्जाम्पल हमने क्या दे दिया, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी का दूसरा नाम भी है जिसका हम नाम क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन एल्गी का दूसरा नाम क्या है, साइनोबैक्टीरिया। नेक्स्ट टॉपिक इज नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म इज यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स क्या होते हैं, आर दोज ऑर्गेनिज्म हुज सेल हैविंग ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसका बिल्कुल प्रोकैरियोट्स का उल्टा, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती और इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। एग्जाम्पल क्या दे दिया, प्लांट एंड एनिमल सेल्स। तो प्रोकैरियोट्स हो गया, यूकैरियोट्स हो गया। यूकैरियोट्स क्या हो गया, जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। प्रोकैरियोट्स क्या हो गया, जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। ठीक है, अब जो यूकैरियोट्स का एग्जाम्पल क्या दे दिया, प्लांट और एनिमल सेल। यानी प्लांट और एनिमल सेल के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट टॉपिक अब आता है हमारा कि भाई हमने बोला था प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, एंट्री और एग्जिट करता है। तो इसी तरह से अब हमारा नेक्स्ट आता है कि मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस का मूवमेंट। जैसे कि हम बोल देते हैं CO2 और ऑक्सीजन, CO2 एंड ऑक्सीजन्स मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन्स। सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव करती है, कौन सी प्रोसेस के थ्रू, डिफ्यूजन प्रोसेस। कह देते हैं कि भाई CO2 अंदर चली गई और CO2 बाहर आ गई और O2 अंदर बॉडी के अंदर चली गई। दैट इज नोन किस प्रोसेस के थ्रू, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस वो होता है कि किसी भी सब्सटेंस का मूवमेंट, चाहे कोई भी सब्सटेंस हो, चाहे भाई भोजन की स्मेल है या फूल की स्मेल है या परफ्यूम की स्मेल है, किसी भी सब्सटेंस का मूवमेंट जहाँ ज़्यादा है कम की तरफ मूवमेंट होना। फॉर एग्जांपल जैसे हमें दिया कि भाई यदि हमारे मतलब कि किचन में फूड प्रिपेयर कर रहे हैं तो उस फूड की स्मेल है पूरे रूम के अंदर, पूरे घर के अंदर हो जाती है, तो किचन के अंदर सबसे ज़्यादा होगी, फिर उसके बाद धीरे 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 जहाँ से मतलब कि हर रूम के अंदर पहुँच जाती है। तो डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस का मूवमेंट, चाहे वो कोई भी सब्सटेंस हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, किसी भी प्रकार का कोई भी सब्सटेंस है, वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। तो अब देखो हमारे बॉडी के अंदर CO2 का लेवल ज़्यादा है और बाहर ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो क्या हुआ, ऑक्सीजन अंदर चली जाएगी और CO2 बाहर आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है मूवमेंट ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स। नेक्स्ट टॉपिक है मूवमेंट ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स। वाटर मोलिक्यूल्स का मूवमेंट, सब्सटेंस का नहीं, वाटर मोलिक्यूल्स का मूवमेंट मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। वाटर मोलिक्यूल्स का मूवमेंट सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस कौन सी प्रोसेस से होता है, नोट डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस के थ्रू, ऑस्मोसिस प्रोसेस। ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या होती है, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर वाटर कंसंट्रेशन, कहाँ से, हायर वाटर कंसंट्रेशन टू लोअर वाटर कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। बीच में एक मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन के थ्रू हायर वाटर, जहाँ ज़्यादा पानी है वो कम पानी की तरफ मूव करता है थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब हमारे पास आता है कि ऑस्मोसिस के बेस पर सॉल्यूशन दिए। सॉल्यूशन, व्हाट इज सॉल्यूशन, सॉल्यूशन तो हम सबको पता ही है कि सोल्यूट और सोलवेंट का एडिशन क्या कहलाता है, सॉल्यूशंस। हम मानते हैं कि वाटर एक यूनिवर्सल सोलवेंट है, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हैं जो वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाती हैं। ठीक है, अब हमारे पास 3 प्रकार के ऑस्मोटिक सॉल्यूशन दिए। ऑस्मोटिक सॉल्यूशन जो ऑस्मोसिस शो करते हो। ठीक है, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और आइसोटोनिक, 3 टाइप के सॉल्यूशन हो गए, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन। फर्स्ट है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन तो हम सबको पता ही है कि जिसमें सोल्यूट और सोलवेंट होता है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होगा जिसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और सोलवेंट की कम होगी। सोलवेंट होता है वो ज़्यादा अमाउंट में होगा और सोल्यूट होगा कम अमाउंट में होता है वैसे तो, लेकिन यहाँ पर सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या हो, ज़्यादा हो और सोलवेंट की कंसंट्रेशन कम हो, तो उसको बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन।
हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, एक वो सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन बिल्कुल उसका उल्टा, हाइपो का मतलब जिसमें वाटर की अमाउंट ज़्यादा है और सोल्यूट की अमाउंट कम है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होगा, जिसमें दोनों ही सोल्यूट और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन सेम हो, जिसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन सेम हो उसको हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब इन्हीं सॉल्यूशन के बेस पर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन भी समझ में आ गया हमें, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन भी समझ में आ गया और आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपर जिसमें सोल्यूट ज़्यादा है, हाइपो जिसमें सोल्वेंट ज़्यादा है, आइसो जिसमें दोनों के दोनों इक्वल अमाउंट में है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि क्या होगा यदि हम किसी भी सेल को, चाहे प्लांट सेल है या एनिमल सेल है, किसी भी सेल को यदि हम इन सॉल्यूशन में अंदर रखते हैं, ऑस्मोटिक सॉल्यूशन के अंदर रखते हैं, तो क्या होगा। इफ सेल इज प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, क्या कहा, यदि सेल को प्लेस किया जाता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, तो द सेल लॉस वाटर, सेल क्या कर लेती है, पानी का लॉस कर देती है बाय ऑस्मोसिस प्रोसेस। क्योंकि क्या हुआ, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है बेटा, सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, तो वो सेल क्या कर देगी, वाटर का लॉस कर देती है। क्योंकि ऑस्मोसिस क्या होता है, जहाँ पानी ज़्यादा है वो कम की तरफ मूव होता है, तो सेल क्या हो जाएगी बेटा, श्रिंक इट साइज, उस सेल का साइज क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगी। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। यानी जब किसी भी सेल को यदि हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखते हैं तो वो सेल पानी का लॉस कर देती हैं और सेल का साइज सिकुड़ जाता है। इस प्रोसेस को हमें क्या बोला, प्लाज्मोलाइसिस। अब भाई जो प्लाज्मोलाइज सेल है, यानी जो सिकुड़ी हुई सेल है, यदि उसको अगेन हम क्या कर दें, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन तो हमें पता ही है जिसमें सोलवेंट ज़्यादा है, यदि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दे तो सेल क्या कर लेगी, पानी को दोबारा से ले लेगी और सेल क्या हो जाएगी, स्वेल अप, और उसका साइज फूल जाएगा और वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगी। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डी प्लाज्मोलाइसिस। यानी प्लाज्मोलाइज सेल क्या हो गई, डी प्लाज्मा, अगेन उसने अपनी ओरिजिनल पोजीशन अटेन कर ली। ठीक है, अब कहते हैं कि यदि हम इस सेल को आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रख दें तो क्या करेगा भाई, यहाँ पर कोई ऑस्मोसिस प्रोसेस नहीं होगा ना, तो क्योंकि क्या है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें सोल्यूट और सोल्वेंट दोनों के दोनों सेम होते हैं, तो वहाँ पर ना गेन होगा और ना ही लॉस होगा, तो सेल अपनी जैसी है वैसे की वैसी ही रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है सेल वॉल। सेल वॉल क्या होती है, ये एक अनदर आउटर कवरिंग है, लेकिन सिर्फ ये एनिमल सेल के अंदर नहीं होती है, प्लांट सेल के अंदर होती है। क्या कहा, सेल वॉल एक आउटर कवरिंग है। वैसे हमने आउटर कवरिंग किसको पढ़ा था, सेल मेम्ब्रेन को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन को भी पढ़ा था, लेकिन एनिमल सेल के अंदर तो ये सेल वॉल नहीं होती है, और प्लांट सेल के अंदर ये सेल वॉल भी होगी और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी प्लांट के अंदर तो क्या हो गई, दो कवरिंग हो गई, एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एक सेल वॉल, लेकिन एनिमल सेल के अंदर सिर्फ ही एक कवरिंग है, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट्स सेल वॉल, प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, प्लांट की सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज नाम के सब्सटेंस की। अब हम थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि सेल ऑर्गेनेल कहाँ प्रेजेंट थी, साइटोप्लाज्म के अंदर, तो ये क्या होती है, इट इज स्पेशल सेल कंटेंट प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। अब विदाउट सेल ऑर्गेनेल, बिना सेल ऑर्गेनेल के साइटोप्लाज्म को क्या कहेंगे, साइटोसोल। क्या कहेंगे, साइटोसोल्स।